प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह DU PG कॉलेज वाराणसी के एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से संबंधित हूँ। आज मैं आपके साथ अजंता की चित्रकला पर चर्चा करूँगा। यह टॉपिक MA के सेकंड सेमेस्टर के कोर पेपर का हिस्सा है। चित्रकला का इतिहास भारत में प्रागैतिहासिक काल से आरंभ होता है। प्रागैतिहासिक काल से संबंधित चित्रकला के उदाहरण भारत के विभिन्न हिस्सों से प्राप्त होते हैं, जिनका चरम उत्कर्ष एक तरीके से हम भीमबेटका और अन्य क्षेत्रों के प्रागैतिहासिक चित्रकला में देख सकते हैं। यह प्रक्रिया आगे भी चलती रही और इस दिशा में चित्रकला के क्षेत्र में अजंता की जो चित्रकला है वह भारतीय चित्रकला के एक उत्कृष्ट बिंदु को प्रदर्शित करती है। यहाँ की चित्रकला मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है और बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित विभिन्न पक्षों का यहाँ की चित्रकला में चित्रण हुआ है। यह स्थान जो अजंता का नाम से विश्व में प्रसिद्ध है वह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ पर लगभग 29 गुफाएं हैं, जिनमें से 4 चैत्यगृह और शेष विहार गुफा है, जिनमें से केवल 6 में लगभग चित्र बचे हुए हैं। इसमें पहली, दूसरी, 9वीं, 10वीं और 16वीं, 17वीं गुफा के चित्र जो है वे वर्तमान में पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। कुछ गुफाओं में अधूरे चित्र और शिल्प के उदाहरण प्राप्त हुए हैं। इन गुफाओं में, इन 6 गुफाओं में और कुछ और अन्य गुफाओं में भी अनेक प्रकार की शिल्प के जो बौद्ध धर्म से संबंधित है और चित्रों का अलंकरण देखने को मिलता है। इस स्थान की खोज जो है वो अचानक ही हुई थी। हालांकि यहाँ स्थानीय लोगों को संभवतः इस विषय में जानकारी थी, लेकिन 1819 में मद्रास सेना के कुछ सैनिकों ने इस गुफाओं को अचानक ही खोजा। बाद में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के प्रयास से इस अजंता के चित्रों का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसमें रॉबर्ट गिल का नाम आता है, जिन्होंने यहाँ के चित्रों को प्रकाशित किया। बाद में जेम्स फर्गुसन ने 1843 में इन चित्रों को प्रकाशित किया। जॉन ग्रिफिथ ने भी यहाँ के चित्रों को प्रकाशित किया। बाद में अनेक विद्वानों और कलाविदों ने यहाँ के चित्रों पर काम किया। 1983 में अजंता की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सम्मिलित करके यहाँ के संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। भारत और विश्व के अनेक विद्वानों ने यहाँ की चित्रकला पर अपना योगदान किया है और वहाँ की चित्रकला को विश्व के सामने प्रकाशित किया है। कुछ प्रमुख प्रकाशनों की यहाँ हम चर्चा करते हैं। पुराने प्रकाशनों में जॉन ग्रिफिथ का प्रकाशन द पेंटिंग्स इन द बुद्धिस्ट केव टेम्पल्स ऑफ अजंता खान देश इंडिया महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक अन्य जो कार्य है वह है अजंता फ्रेस्को, जो लेडी क्रिस्टिना जॉन पावेल हर्मिंघम द्वारा किया गया है। जेम्स बर्गेस ने भी नोट्स ऑन द बुद्धा रॉक टेम्पल्स ऑफ अजंता एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। देवल मित्रा ने अजंता शीर्षक से यहाँ के चित्रों को प्रकाशित किया है। समसामयिक विद्वानों में वॉल्टर एम स्पिंक का नाम आता है, जिन्होंने अजंता पर बहुत ही गहराई से कार्य करने का कार्य किया है। इनकी एक रचना जो है अजंता ए ब्रीफ हिस्ट्री एंड गाइड अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है। इनके अन्य शोध लेख भी प्रकाशित हुए हैं। अजंता का जो स्थान है वह चित्रकला के लिए बड़ा ही उपयुक्त है। यह एकांत स्थल प्राचीन कला पंडितों की साधना के लिए एक निश्चित पृष्ठभूमि दे देता है, क्योंकि एक शांत स्थान है और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। यहाँ की जो चट्टानी दीवारें हैं वे अर्धचंद्राकार रूप में हैं और उनके नीचे एक नदी जो बाघोरा नदी है वो बहती है और उसके ऊपर ही ये गुफाएं हैं। इन गुफाओं को बाद में खोदकर इनमें चैत्यगृह और बिहार का स्थापना हुआ। बाद में यहाँ रहने वाले, बिहार में रहने वाले जो भी भिक्षु और कला साधक थे, उन्होंने बौद्ध धर्म के महायान मत से प्रेरित होकर संभवतः इन चित्रों का निर्माण किया, क्योंकि महायान मत में ही सर्वप्रथम बुद्ध और बोधिसत्वों के प्रतिमा निर्माण और चित्र निर्माण की व्यवस्था को आगे बढ़ाया, उसको प्रमुखता दी। इसी क्रम में संभवतः इन शैलाश्रयों को चित्रित किया गया होगा। बहुत यहाँ की जो चित्रित शैलाश्रय हैं वे लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य के बने हुए हैं।
ये एक लंबे समय के बीच में ये बने। इनमें से बीच बीच में व्यवधान भी आता है। बहुत से कलाविदों ने यहाँ के कालक्रम पर कार्य किया है। इसमें कुछ जो जो चित्र हैं वे शुंग कुषाण काल के माने जाते हैं, और शेष जो हैं वे गुप्त काल से लेके पूर्व मध्यकाल के विभिन्न हिस्सों के माने जाते हैं, विभिन्न शासकों के पीरियड के माने जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण संरक्षकों के नाम जो आते हैं उनमें वाकाटक नरेश हरिशेड़ के प्रधानमंत्री वराहदेव का नाम आता है। इसके अलावा वाकाटक हरिशेड़ के ही स्थानीय सामंत उपेंद्र गुप्त ने भी संभवतः कुछ गुफाओं का संरक्षण प्रदान किया था, और कुछ स्थानीय सामंत बुद्धभद्र और मथुरा दास ने भी कुछ गुफाओं में संरक्षण करके कलाओं को आगे बढ़ाने को प्रोत्साहन का कार्य किया था। अब हम थोड़ा सा इसके जो जनता के चित्र बने उसकी बनाने की विधि पर चर्चा कर लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन चित्रों को बनाने से पूर्व गुफा की दीवारों को रगड़कर अच्छी तरह से साफ करके खुरदुरा बनाया जाता था। फिर उसमें एक विशेष प्रकार का लेप तैयार किया जाता था, जिनमें वह लेप जो होता था शंखचूड़, शिलाचूड़, गोबर, मिट्टी, चोकर, भूसी, अंडा आदि मिलाकर एक लेप तैयार किया जाता था, और उस लेप को चढ़ा दिया जाता था उस दीवार पर। और चढ़ाने के बाद जब गीले अवस्था में ही लाल रंग के खड़िया से खाका बनाया जाता था, और जब वो सूख जाता था तब उनमें विभिन्न प्रकार के रंगों को भरा जाता था। इनमें लाल, पीला, नीला, काला आदि सफ़ेद रंगों का विशेष रूप से प्रयोग किया गया है। अब हम कुछ प्रमुख गुफाओं में प्रचलित चित्रों की बात करते हैं। इसके बाद इनके सामान्य स्वरूप पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। जो यहाँ की गुफाएं हैं उनमें 9वीं और 10वीं गुफा के चित्र को सबसे माना जाता है कि प्राचीन हैं, जो वर्तमान में उपलब्ध हैं, और कलाविदों ने जो इनका कालक्रम निर्धारित करने का प्रयास किया है उन चित्रों के स्वरूप के आधार पर, कि स्वरूप की पहचान इसी रूप में हो पाती है कि हीनयान जो चरण होता है महायान बौद्ध धर्म का, उसमें थोड़ा चित्रण में अलंकरण का भाव कम है, और उस समय प्रतीक पूजा को ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। उस समय बुद्ध या बोधिसत्वों का मूर्ति नहीं बनाया जाता था, लेकिन जब महायान चरण आरंभ हो जाता है तो वहाँ पर बुद्ध और बोधिसत्वों की प्रतिमाएं बनने लगती हैं। तो इस आधार पर हम चित्रों को पहचान करते हैं। हालांकि पहचान की शैलियों और रेखा चित्रों के आधार पर भी कलाविदों ने अपने तरीके से उन चित्रों को समय बताने की कोशिश किया है। तो 9वीं 10वीं गुफा के चित्र को प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग का माना जाता है। इन चित्रों में एक विशेष प्रकार के शिरोवस्त्र या पगड़ी धारण किए पुरुषों का चित्र है। उनके कानों में कड़फुल और कमर में कमरबंद पहने हुए हैं। लगभग इसी प्रकार के अलंकरण सांची और भरौत में भी पाए जाते हैं, और लगभग समकालीन ही हैं, तो इससे उस आधार पर उनकी पहचान की जाती है। इन गुफाओं में एक राजकीय जुलूस का 9वीं गुफा में राजकीय जुलूस का चित्र बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें राजा रानी और प्रजा के लोगों का स्तूप पूजा के लिए जाने का चित्र का अंकन है, और हाथी सूंड उठाकर भी स्तूप की पूजा कर रहा है। यह स्तूप पूजा का दृश्य जो है बड़ा ही आकर्षक है, और इसे अच्छे चित्रों में से, अजंता के बढ़िया चित्रों में से एक माना जाता है। 10वीं गुफा में जातकों से संबंधित भी चित्र हैं, विशेषकर साम जातक और छदंत जातक। छदंत जातक से संबंधित हाथियों का एक समूह का चित्र बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जिनमें हाथियों को क्रीड़ा करते हुए दिखाया गया है। इन चित्रों में अलंकरण में विविध प्रकार के वृक्षों का जो अंकन हुआ है वह बड़ा आकर्षक तरीके से हुआ है। 16वीं 17वीं गुफा के चित्र जो लगभग गुप्तकालीन माने जाते हैं, उनमें एक चित्र जो है मरणासन राजकुमारी का चित्र बड़ा ही उत्कृष्ट माना जाता है। उस राजकुमारी के चारों ओर शोकाकुल लोग खड़े हैं, और राजकुमारी के उनको अपार पीड़ा और दुख के भाव के साथ दिखाया गया है। यहीं पर एक अन्य चित्र में बुद्ध के गृह त्याग का चित्र है, जहाँ वे गृह का त्याग कर रहे हैं, अपनी पत्नी, पुत्र और परिचारकों को छोड़कर जाते हुए। वैराग्य भावना का उत्कृष्ट चित्रण हम इस चित्र में देख सकते हैं। 16वीं गुफा के अन्य चित्रों में बुद्ध की पाठशाला का चित्र, सुजाता का खीर अर्पण का चित्र, माया देवी के स्वप्न का चित्र, या बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 घटनाओं का चित्र जिसके कारण उन्हें वैराग्य का भाव उत्पन्न हुआ। इन चित्रों का अंकन बड़ा ही आकर्षक तरीके से किया गया है। 17वीं गुफा में भी अनेक प्रकार के चित्र हैं। यहाँ के चित्र बड़ी संख्या में, इस कारण इस गुफा को चित्रशाला का भी नाम दिया गया है।
अधिकतर चित्र जो हैं वो बुद्ध के जन्म, जीवन, महानिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण से संबंधित हैं। एक चित्र जो बड़ा ही आकर्षक और महत्वपूर्ण माना जाता है माता और शिशु का चित्र है, जिसमें संभवतः बुद्ध की पत्नी अपना पुत्र उन्हें समर्पित कर रही हैं और माता और पुत्र असीम श्रद्धापूर्वक बुद्ध को देख रहे हैं। उनके गृह त्याग का एक कुछ अन्य दृश्य भी यहाँ पर हैं। एक अन्य चित्र में राजा को सुनहरे हंस से बात करते हुए भी दिखाया गया है। कुछ जातकों के चित्र भी यहाँ पर हैं, जिनमें छदंत जातक, शिवी जातक, हस्त जातक का चित्र महत्वपूर्ण माना जाता है। पहली और दूसरी गुफा के चित्र भी अजंता के चित्रकला में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन चित्रों में एक चित्र में फारस के राजदूत का स्वागत करते हुए संभवतः पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में दिखाया गया है। इस चित्र को पुलकेशिन द्वितीय के काल का माना जाता है। पहली गुफा में बोधिसत्व पद पाड़ी अवलोकितेश्वर का एक बड़ा ही आकर्षक चित्र है। उनकी मुख मुद्रा जो विश्व करोड़ा से उत्प्रोत है, यह चित्र जो है वह भी पूरे विश्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है कि कला में इसकी तुलना की गई। आगे हम इसकी भी चर्चा करते हैं। एक पहली गुफा के ही एक चित्र में बुद्ध के जो मार्ग विजय का दृश्य है वो बड़ा ही चित्ताकर्षक है, जिसमें बुद्ध तपस्या में लीन हैं और कामदेव अपने विभिन्न परिचारकों के साथ उनके तपस्या को भंग करने का प्रयास कर रहा है। कुछ जातकों के चित्र भी अंकित है, जिनमें शिवी जातक, महाजनक जातक, शंखपाल जातक महत्वपूर्ण है। दूसरी गुफा के चित्रों में आकर्षक राज प्रसाद का दृश्य एक है, जिसमें राजप्रसाद के विभिन्न अंगों का अलंकरण के साथ वर्णन किया गया है, बड़ा ही आकर्षक है। एक झूलती हुई राजकुमारी का भी आकर्षक चित्र इस गुफा में हम देख सकते हैं। सिद्धार्थ के जन्म का एक अलौकिक चित्र भी इस गुफा में अंकित है। इसके अलावा कुछ जातकों के चित्र हैं, जिनमें विदुर पंडित जातक, टोरू जातक और संघ जातक के चित्र भी महत्वपूर्ण हैं। अब हम आते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के चित्र हैं, और अजंता की गुफाओं से अनेक प्रकार की मूर्तियां भी मिली हैं। फिलहाल हम लोग का जो मुख्य विषय है वो चित्रकला ही है। तो जो यहाँ का जो चित्र मुख्यतः तो हमने देखा कि ये मुख्यतः बौद्ध धर्म से प्रेरित है और वह भी उसके महायान चरण से प्रेरित है। तथापि यह कहा जा सकता है कि कलाकारों ने, जो बौद्ध धर्म से प्रेरित कलाकार थे, उन्होंने तत्कालीन जनजीवन के विभिन्न पहलुओं को चित्रण करने का प्रयास किया है। धार्मिक भावना तो प्रधान है ही, साथ में उस काल के जीवन और समाज के अनेक पक्षों का भी इसमें चित्रण मिलता है। विषय के आधार पर जो अजंता के चित्र हैं उनको 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। एक तो अलंकारिक चित्र हैं, जिनमें मुख्य रूप से मुख्य चित्रों की शोभा को बढ़ाने के लिए सहायक चित्रों का प्रयोग किया है। इन चित्रों में यक्ष, किन्नर, गंधर्व, अप्सरा, राक्षस, गरुड़पक्ष पक्षियों और फूल पौधों आदि का चित्र होता है, और इनको साथ वो जो मुख्य चित्र होता है उसकी ये शोभा को बढ़ाते हैं। दूसरे प्रकार के चित्र जो होते हैं वो वर्णनात्मक चित्र हैं। वर्णनात्मक चित्रों की प्रधानता है यहाँ पर। ये जातक कथाओं से संबंधित है। जातक कथाएं जो हैं वे बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं, जिनमें बुद्ध अभी बोधिसत्व अवस्था में थे और वे लोक के कल्याण के लिए विविध प्रकार के पशुओं पक्षियों आदि का जन्म लेकर लोक के कल्याण का कार्य वो कर रहे थे। तो इससे संबंधित अनेक जातकों की कथाएं, लगभग 550 जातकों की कथाएं बौद्ध धर्म में प्रचलित हैं। तो इनसे संबंधित चित्र जो हैं वे अंकित हैं। कुछ जो प्रमुख जातक हैं उनमें ब्राह्मण जातक, शिवी जातक, शरभ जातक, छदंत जातक उल्लेखनीय है। इनमें बुद्ध जातक कथाओं के साथ साथ जो वर्णनात्मक चित्र हैं उनमें बुद्ध के जन्म, मार्ग विजय और निर्वाण की घटनाओं का भी अंकन मिलता है। अजंता के जो तीसरे वर्ग के चित्र हैं उनमें रूप चित्रों को रखा जा सकता है। ये चित्र जो हैं वे विश्व प्रसिद्ध हैं। इन एकल चित्रों में बड़े ही आकर्षक ढंग से बुद्ध के जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार के भावों को, करुणा के भाव जो हैं, वैराग्य का भाव जो है, शांति का, इनका अंकन किया गया है। इसके अंतर्गत बुद्ध और बोधिसत्व, लोकपाल, राजा रानियों, बुद्ध के अभय वरदान मुद्राओं का अंकन है। बुद्ध के गृह त्याग और समाधि प्राप्ति का जो दृश्य है इसको भी प्रमुखता से अंकित किया गया है। गुफा 1 में जो बोधिसत्व पद्म पहाड़ी का जो चित्र अंकित है उसकी तुलना जो है कलाविदों ने माइकल एंजेलो के चित्रों से करते हैं।
इसमें बोधिसत्व के शरीर के जो तिर्यक भंगिमा और मुख पर जो उनकी करुणा का जो भाव है वह भाव अतुलनीय है। उसमें पूरे विश्व के कल्याण के भाव भी निहित है। अब हम आते हैं कि इन कलाओं को इतनी अजंता की जो चित्र हैं इनको इतना विश्व में प्रसिद्धि मिली, इसके जो मूल बिंदु हैं वे क्या हैं, क्या इन मूल विशेषता हैं, क्या खासियत है। तो जो एक विशेषता इन चित्रों की है वे है कि ये बड़े ही भाव प्रवण हैं, अर्थात कि इनमें जो मन के भीतर की भावनाएं हैं उनको पूरी तरह से सरल रूप में, प्रांजल रूप में व्यक्त कर दिया गया है। एकदम से जो भावनाएं हैं प्रकट हो जाती हैं, चाहे वो शांति की भावना, करुणा, उल्लास, सौहार्द, जो भी भावना, भक्ति की भावना है, इनका उत्कृष्ट आधार पर जो अंकन हुआ है, मानो लगता है कि वे चित्र बोल पड़ेंगे। तथागत की जो, बुद्ध की जो मैत्री की भावना है, करुणा, मुदिता, अहिंसा आदि के जो भाव हैं चित्रों द्वारा पूरी तरह से सामने आ जाते हैं। दूसरी विशेषता है कि इनकी जो रेखाएं हैं, जो रेखाओं का गठन इस चित्रों की जो बनाने का भाव है, उनमें अभूतपूर्व गतिशीलता है। ऐसा लगता है कि चित्र तुरंत ही अपने भीतर से वो बाहर निकल आएंगे और उनके पूरी तरह से अपने भावों को सक्षम करने में वो रेखाएं जो पूरी तरह से सक्षम हैं। इसके साथ ही रंगों का बड़ा ही कुशल प्रयोग हुआ है। रंगों में जो गेरुआ है, रामरज है, या हरा और काला रंग, नीला रंग है, इनका प्रयोग इतनी कुशलता से किया गया है कि रंग बहुत गाढ़े होने पर भी कहीं भी उनमें भारीपन का भाव नहीं आता है। इसके साथ ही साथ एक अन्य विशेषता है कि ये किसी प्रकार की विशेष रूढ़ियों में बंधे हुए चित्र नहीं है। कलाकारों ने उदार रूप से अपने भावों को व्यक्त किया है। कहीं भी ऐसे भाव नहीं आते हैं कि जिसमें उनको भाव में किसी प्रकार का जो वर्णन करना हो उसके अंतर्गत उन्होंने संकोच किया। उन्होंने मुक्त तरीके से उस भावों को व्यक्त किया है। कलाविदों ने केवल रेखाओं की भिन्नता के आधार पर यहाँ के चित्रों को 20 शैलियों की पहचान की है। यदि रंग संयोजनों को दृष्टि में रखा जाएगा तो उसकी संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है। इसके साथ ही साथ इस जो चित्र हैं वो विविधता लिए हुए हैं, अर्थात कि उनमें भौतिक और आध्यात्मिक जीवन दोनों के चित्र हैं। कहीं गृहत्याग का चित्र है तो कहीं राजप्रसाद के आमोद प्रमोद का भी चित्र है। नगर और ग्राम दोनों के चित्र हैं। राजा और प्रजा, अर्थात कि एक विविधता का वह सभी जो भी उनके परिदृश्य हैं उसको पूरा ढंग से उन्होंने लेने की कोशिश किया है। उनमें रहन सहन, वेशभूषा, सौंदर्य सज्जा आदि का बड़ा ही बेहतर ढंग से चित्रण हुआ है। इस चित्रकला यह इतनी महत्वपूर्ण थी कि आधुनिक काल और वर्तमान समय तक के चित्रकारों ने इससे प्रेरणा ग्रहण की है और करते रहे हैं। आधुनिक भारत के कुछ महान चित्रकारों जिनमें नंदलाल बोस हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, असित हलदार हैं, इन लोगों ने अजंता के चित्रों से प्रेरणा लेके चित्र बनाए हैं। रुस्तम सियोदिया और अमृत शेरगिल का भी नाम आता है, जिन लोगों ने इन चित्रों से प्रेरणा लेकर चित्रों की रचना की है। निश्चित रूप से ये चित्र जो है वे बड़े ही महत्वपूर्ण होंगे, तभी इन कलाकारों को भी इतनी प्रेरणा इस चित्रों से, अजंता के चित्रों से मिलती है। अब हम आते हैं कि इनका वास्तव में क्या महत्व है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि अजंता की चित्रकला जो है जीवन के शाश्वत मूल्यों को व्यक्त करने में पूर्णतया सक्षम रही है। तभी जाकर वर्तमान समय तक लोग इन चित्रों से प्रेरणा ग्रहण करते रहे हैं, क्योंकि तभी लगभग 1400 वर्ष से ज़्यादा समय हो गए और आज भी ये उसी सजीवता और नवीनता से लोगों को आकर्षित करते रहे हैं। अजंता की चित्रकला ने प्राचीन भारत के अन्य बाद की चित्रकलाओं को भी प्रभावित किया। बाघ, सित्तन, वासल, बादामी और एलोरा की चित्रकला पर भी यहाँ का प्रभाव देखा जा सकता है और वर्तमान में भी चित्रकला के सर्वोच्च तीर्थ स्थानों में से अजंता एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। धन्यवाद।